हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसके स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे, बहुत ही प्यारे होंगे। एंड थैंक यू सो मच यार, तहे दिल से आप सभी का धन्यवाद जो इतना सपोर्ट, इतना प्यार देते हैं। आप सभी की वजह से ही मैं ही हूँ। एक बात मैं आपसे बता दूं, अगर आपको लग रहा है होगा ऐसा कि मेरे पास कोई है, तो भाई साहब आपके सिवा मेरे पास कलेजा कोई नहीं है। आप हमारे दिल है, जान है, सांस है, जो भी बोलिए सब कुछ है, ठीक है ना आप लोग। कहीं नहीं मजा आ जाता है। देखिए यार, आप लोगों के लिए यार, मतलब कल का क्या बता रहे थे यार, एक्चुअली में क्या रहते हैं, हम लोग फ्लैट पे रहते हैं, अकेले खाना बनाना रहता है खुद का। यार मम्मी का कॉल भी आया था कल शाम को, बात होने के बाद यार मैं थोड़ा सा यार कुछ हो गया था ऐसे, मतलब वो नहीं, फैमिली नहीं, ऐसे ही अपना दिमाग डिस्टर्ब था। भाई साहब मैं लाया मार्केट से गोभी काटने के लिए, ठीक है। मैंने कहा आज यार गोभी की सब्जी बनाते हैं। तो भाई जब मैं सब्जी काट रहा था, समझ लो, तो यार चक्कू हाथ में लगे, भाई कट गया, यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे यार कट गया है, चोट लग गई है यार। आप कहें गुरुदेव आप खाना यार खुद से ही बनाते हैं खाना यार, इसीलिए कहते हैं आप ही लोग सब कुछ हैं। सोचिए, आपके लिए पेपर खुद से बनाते हैं, पढ़ाई खुद का, और आपके लिए सब कुछ खुद से ही करते हैं, तो इसीलिए आपको सपोर्ट करना है कि नहीं। मिलते हैं सर एकदम चौचक चपुआ तरीके से, ठीक है ना। पहले यार ऑफलाइन पढ़ाते थे, लेकिन यार एक टाइम के बाद ऐसा लगता है कि नहीं यार, खुद के लिए भी कुछ ना कुछ टाइम देना चाहिए। और अब धीरे धीरे यार इतना चीजें फैल चुका है बिजनेस, तो थोड़ा टाइम नहीं मिल पाता, लेकिन हाँ, ये है कि मैं आपके लिए हमेशा 24 घंटे अवेलेबल रहूंगा। इसका मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ। और ये भी मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ कि जो भी मैं आपको पेपर दूंगा, वहां से 95% क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। अब आपके यहाँ क्वेश्चन बैंक आ गया हो मार्केट से, मिला लीजिएगा, मिला लीजिएगा ये पेपर। हर एक क्वेश्चन मिल जाएगा यहाँ से आपके पूरे बुक में, मिला लीजिएगा। अब मैं बता दूंगा ये कौन से चैप्टर है, जाके मिलाएंगे, मिल जाएगा क्वेश्चन, है कि नहीं। और टेंशन ना लो यार, जो टारगेट है 70 में 70 बायोलॉजी का पूरा करवाएंगे। बस आपको बशर्ते मेहनत करना है हमारे साथ, और आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है ना। पेपर कोड सर आज का क्या है आपका, करेजा पेपर कोड यहाँ पे जो होने वाला है, वो हमारा होने वाला है, कौन सा करेजा, 348 सीयू पेपर कोड, फुल सॉल्व। ऐसा नहीं है कि थोड़ा मैं आपको देके चला जाऊंगा, हम मैं जो भी लेकर आऊंगा विथ सॉल्व मैं करवाऊंगा। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था ना कि देखिएगा एक चीज और, आपको मैं एक महीने में एक सब्जेक्ट के 3 सेट दे पाऊंगा, 3 सेट विथ सॉल्व दे पाऊंगा। 4 महीने हैं, 4 3 12 सेट आपका हो जाए, काम हो जाएगा, ठीक है। एक सब्जेक्ट के 3 सेट, इसीलिए पेपर में कोशिश करूंगा कि हर 2 दिन पे एक पेपर तो आ जाए, नहीं तो भाई साहब टाइम बहुत लगता है। 30 दिन का टाइम होता है, तीन तीन 3 सेट देने में, मतलब कि 5 का देंगे तो 15 दिन ऐसे ही चला जाएगा आपका। तो कोशिश करेंगे कि 1 2 दिन पे एक सेट आपको दे दे, तभी आपकी तैयारी हो पाएगी मजबूत तरीके से। जीव विज्ञान का क्लास 12 बायोलॉजी का है, 70 नंबर का पूर्णांक रहेगा पास होने के लिए। 23 नंबर की क्या रहेगी रिक्वायरमेंट रहेगी, ये पूरा हो जाएगा, इसकी चिंता मत करना। ये जो 23 नंबर आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे समय दिया गया है, कितना समय सर है, 3 घंटे 15 मिनट का टाइम रहेगा। जो 15 मिनट रहे आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित समय है, लेकिन चिंता मत करना, चिंता मत करना, आपको पढ़ने का भी टाइम नहीं मिलेगा। आप जब जाएंगे ना, तो यहाँ से जो भी मैं आपको पेपर दे रहा हूँ, यहाँ से 90% क्वेश्चन छपे छपाए आपको इसमें मिल जाएंगे। तो आपको बिल्कुल टेंशन लेना नहीं इस बात का कि सर हमें बहुत ज्यादा टेंशन ले लेना है, ये सब ऐसा नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पे निर्देश दिया है कि सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। क्या है यहाँ पे सर, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है, आवश्यकता अनुसार अपने उत्तर की जो पुष्टि है नामांकित रेखा चित्र बना के देना है। मतलब कुल मिला के ये कह सकते हैं कि यदि आप आंसर कर रहे हैं, कोई यदि आपको कोई सवाल दिखा जहां पे चित्र बनाना है, तो आप कुछ भी बना दीजिएगा। जो चिड़िया होती है अगर उसकी टांग भी याद है तो वो भी बना देंगे, तो नंबर मिलेगा 1 नंबर। ये बायोलॉजी की सर खास बात होती है। प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित तक उसके सम्मुख अंकित है। सबसे पहले सर यहाँ पे बहुविकल्पीय प्रश्न को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। चलिए पहला, अच्छा बहुविकल्पी कितने प्रश्न आएंगे, थोड़ा ध्यान देना करें लोग अच्छे से। 4 अंक आपको बहुविकल्पी से यहाँ से स्कोर होंगे, 4 अंक। आप अभी नहीं, बाद में मैं ये भी बताऊंगा तुक्का कैसे ठोके, प्यार से तुक्का ठोकने का तरीका क्या होना चाहिए, वो भी मैं लेकर आऊंगा। मतलब सारी चीजें जो आपके दिमाग में है बिना पढ़े पास में करवा दूंगा। अगर ये सोच रहे हो बिना पढ़े हम सब 95 गेन करेंगे, तो नहीं हो पाएगा। हर चीज आज की दुनिया में संभव है। देखिएगा हम अकेले नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, आपने और लोगों से अपना सिलेबस कंप्लीट किया होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे टीचर से अपना अपना सिलेबस खरीदे हैं, खरीदे ही होंगे, कुछ बच्चे मुझसे भी खरीदे हैं। सबने अपना सिलेबस कंप्लीट किया। सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आप आ जाइएगा, आप आ जाइए एसकेएम स्टडी पर, पेपर तैयार करवा देंगे, टॉपिक तैयार करवा देंगे। मैं आपको फिर से बता रहा हूं, मैं पूरे यूट्यूब पे दावे के साथ ये चीज बोलूंगा कि जो मैं आपको पेपर दूंगा,
अब तो 10 वालों के भी लॉन्च करने वाले हैं, बस 1-2 दिन में आ जाएगा, टेंशन मत लेना। 10वीं वालों के लिए भी जो मैं आपको पेपर दूंगा वहां से 90% क्वेश्चन एकदम लड़ते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि एग्जामिनर चाचा का हाई रिकमेंडेशन है कि भाई साहब ये क्वेश्चन आप दो, मैं हर एक क्वेश्चन आपका मिलवा दूंगा पेपर में। भाई साहब एक्सपीरियंस, पिछले 4 सालों का एक्सपीरियंस, ये मैं आपको दावे के साथ बोलूंगा। आप सिलेबस कहीं से भी कंप्लीट कर लीजिए, पेपर और टॉपिक के लिए पढ़ने डेली आ जाइएगा। कसम है सर उनकी, 95 ना दिलाया ना तो उनका हम छोड़ देंगे, कसम खिलाना। अरे गुरुदेव देखिए सर, करेजा द्विनिषेचन का तात्पर्य है, करेजा द्विनिषेचन का तात्पर्य है। द्विनिषेचन को क्या कहते हैं? दोहरा निषेचन। दोहरा निषेचन में क्या होता है? एक नर युग्मक अंड कोशिका से तथा दूसरे का द्वितीय केंद्रक से संयोजन ही द्विनिषेचन कहलाता है। ध्यान देना, द्विनिषेचन क्या होता है? एक नर युग्मक का अंड कोशिका से तथा दूसरे का द्वितीय केंद्रक से संयोजन ही द्विनिषेचन कहलाता है। अगला यहाँ पे है करेजा, अगला यहाँ पे क्या है? बीजांड, बोले तो ऑल का वह स्थान जहां बीजांड वृंत जुड़ा होता है उसे नाभिका कहते हैं। हाइलम किधर है? यहाँ पे है। मतलब कुछ प्रश्नों के आंसर तो आपके जुबान पर होना चाहिए। अच्छा ये कहाँ से लिया गया है? तो आप चले जाइए पुष्टि पादपों में लैंगिक प्रजनन चैप्टर को खोलेंगे, हर एक क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक ना। अगला है जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग किया जाता है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग पता होगा आपको। जेनेटिक इंजीनियरिंग है क्या? जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब, जैसे मैंने किया है सिविल इंजीनियरिंग, मैंने कर रखा है, तो सिविल का मतलब होता है जो कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन जो होता है, घर और बनते हैं, पुल बनते हैं, नहर बनते हैं, रोड बनते हैं, ब्रिज बनते हैं, तो ये जो बनते हैं वो सिविल में आते हैं। इंजीनियरिंग मतलब हम लोग उसका निर्माण करते हैं अच्छे से, ठीक है ना। उसी प्रकार कर देगा। अच्छा मैंने बायोलॉजी भी कर रखा है, आर्ट भी किया, टेंशन नहीं लेने का, ठीक ना। अब देखना क्या है कि यहाँ पे बोल रहा है जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक मतलब जो हमारे अंदर जीन है, हमारे जीन को निकाल कर, अब निकालेंगे तो इंजीनियरिंग वाला दिमाग लगाएंगे ना, कुछ ना कुछ ऐड करेंगे और फिर किसी अन्य जीव में डालकर उसमें वृद्धि करा दें, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग कहलाता है। तो इसका निर्माण वैक्सीन में भी करते हैं, कृषि में भी करते हैं, चिकित्सा में भी करते हैं। तो राइट ऑप्शन इनमें सभी यार, दैट्स ऑल करेजा, एकदम चौचक वाला। लाइक ठोक दो यार, किसका वेट कर रहे हैं? सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, ये बहुत ही गंदा बात है भैया, ये बहुत ही गंदी बात है। सब्सक्राइब नहीं कर रहे भाई, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं यार। बाल और झड़ने की दवा बताओ यार। हाँ मैंने तो वो आदिवासी तेल भी मंगा के लगाना शुरू कर दिया यार, अभी ब्याह हुआ नहीं हुआ, पता बाल और झड़ गया तो फिर कहेंगे भैया बाल नहीं है, 40 साल का भैया कैसे होगा इसका? ऐसा होता है। मेरी दीदी हाई रिकमेंडेड मुझे कर रही थी, भाई साहब बाल झड़ने से पहले ब्याह कर लो अपना। मैंने कहा दीदी यार अभी तो जॉब तो है नहीं अपने पास, कोई बेरोजगार से भाई करेगा, आप ही बताओ यार। अरे हम आपके सर हैं यार, थोड़ा बता दिया करो, लेकिन नहीं, वही है आप लोगों का। तो भाई साहब आदिवासी तेल लगा रही इफेक्टिव है। अब बताइए आपसे पहले बात की क्या होती है बाल की दुर्दशा? ही नहीं मिलते हैं सर, या फिर रहेगा ही या फिर चला ही जाएगा, दो में से एक ऑप्शन देगा ही नहीं। चले सर अगला यहाँ पे टीबी के टीके का नाम करे जा। क्या टीबी के टीके का नाम है? बीसीजी। क्या नाम है करे जा? बीसीजी ना, बीसीजी, बीसीजी किसका नाम है? टीबी के टीके का नाम। अच्छा कुत्ता काट लेता है, कुत्ता काट लेता है तो कौन सा टीका लगता है आप लोग बताइए? हमारा पड़ोसी वाला कुत्ता पागल होके काट लिया था, तो कौन सा टीका लगाएंगे? अगला कर जा, निश्चित उत्तरीय प्रश्न 5 अंक का, यानी कि एक एक नंबर का आएगा। पुष्प में दल का कार्य क्या होता है? आप ये बताइए, अगर आपके पास भगवान ने ये प्यारी प्यारी 2 आंखें दी है तो इसका क्या कार्य होता है? गुरुदेव उनकी तस्वीर देखने के लिए, बस यही दिमाग में आएगा, यही दिमाग में आएगा, मतलब यही पढ़ाएंगे आपको हम। अब अरे भैया और कुछ हो सकता है? किताब को देखने में, संसार को देखने में, मोह माया में लिप्त रहने के लिए, आपकी शकल देखने के लिए गुरु जी हमेशा का उपयोग कर रहे हैं। उसी प्रकार उसमें जो दल का कार्य होता है, चिड़ियों को अपनी ओर आकर्षित करना। और एक चीज याद रखना, एक चीज याद रखना, यदि यदि सफलता पानी है और बाज की तरह उड़ान भरना है तो चिड़ियों का सहारा लेना छोड़ दीजिए। अगर चिड़ियों का सहारा लिएंगे तो बाज तो नहीं बन पाएंगे कभी गुरुजी, बाज तो कभी नहीं बन पाएंगे, इसलिए आप चिड़ियों का सहारा लेना छोड़ दीजिए। यदि आपको बाज की तरह उड़ना है तो, है कि नहीं यार गुरुदेव? तो पुष्प दल का कार्य क्या होता है? तो पुष्प दल का कार्य होता है, ये जो सर कीट पतंगे होती हैं उनको अपनी ओर आकर्षित करती हैं ताकि परागण की क्रिया संपन्न हो पाए। उस पौधों का जनन अंग होता है, इसके 4 भाग होते हैं, बाह्य दल, दलपुंज, पुमंग और जायांग। दलपुंज का कार्य कीटों को आकर्षित करके परागण क्रिया में भाग लेना होता है। अगला यहाँ पे वृषण के 2 कार्य लिखिए। वृषण, अच्छा वृषण है क्या पता है? वृषण है क्या? देखिएगा, जो लड़के होते हैं
लड़के के उदर गुहा। अच्छा, उदर गुहा होता क्या है? तो उदर गुहा का मतलब होता है जो जांग होता है, जो जांग उसके पेट के नीचे वाले भाग को हम उदर गुहा कहते हैं। तो इनके बाहर दो ठो ब्रीसर पाए जाते हैं, बाहर लटके हुए दो ब्रीसर पाए जाते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? ब्रीसर कहते हैं। तो इनका पहला कार्य होता है, ब्रीसर का मुख्य कार्य शुक्राणु का उत्पादन और भंडारण करना। शुक्राणु मतलब जिसके द्वारा वो किसी बच्चा को पैदा कर पाए। शुक्राणु का क्या करते हैं? उत्पादन करते हैं, मतलब कि कुल मिला के ये लोग बना रहे हैं, ठीक है ना। अगला है लिंग हार्मोन्स, टेस्टोस्टेरोन का श्रावण करना। अगर ये दोनों चीज नहीं है तो वो नपुंसक है लड़का। ये चीज ध्यान देना। बोलते हैं ना कि भाई साहब वो क्या है, बच्चे पैदा नहीं कर पा रहे हैं, नपुंसकता का शिकार है, तो उसके अंदर वो दो चीज नहीं रहेगा। क्लियर है? कोई दिक्कत? हाँ, कभी कभी देखे होंगे लिखे रहते हैं भैया, मिले बुधवार सोमवार, उसी का इलाज के लिए। बस ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके अंदर जिनकी जब कमी हो जाती है तब दिक्कत होती है। बात समझा रहे? बायोलॉजी से हो यार, थोड़ा ध्यान देना सब चीजों को। अगला करे जा, आईयूडी का पूरा नाम। आईयूडी का पूरा नाम बहुत प्यारा प्रश्न है, एकदम छपने वाला। तो आईयूडी का पूरा नाम होता है अंतःगर्भाशय युक्ति। अंतःगर्भाशय युक्ति। अच्छा, लड़कियों में बांझपन होता है, क्या होता है? बांझपन होता है। पुरुषों में भी ये बांझपन ही बोला जाता है, उसको ना बोल के, ठीक है ना। तो अपना हिसाब देख लीजिएगा। अगला यहाँ पे डाउन सिंड्रोम क्या है, इस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखिए करेगा, डाउन सिंड्रोम आप देखोगे बहुत सारे लड़के छोटे होते हैं, या फिर उनका माथा बहुत चौड़ा हो जाता है, या फिर ये निकल जाती है, आंखें एकदम गोली गोली, हाँ, कान कालक से, तो वो सब क्या है? मंगोलियन जड़ता है। यानी कि डाउन सिंड्रोम गुणसूत्र के 21वीं जोड़ी गुणसूत्र में एक अतिरिक्त गुणसूत्र बढ़ जाने के कारण होता है। इस कारण से ट्राइसोमी भी कहा जाता है। अतिरिक्त गुणसूत्र बढ़ जाने के कारण डाउन सिंड्रोम से प्रभावित मनुष्य का चेहरा मंगोलों जैसे माथा चौड़ा, जीभ मोटी और आंखें तिरछी, मंद बुद्धि आदि लक्षण होते हैं। अगला यहाँ पे है प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक डीएनए में दो अंतर होता है। अच्छा, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अंतर क्या है? प्रो मतलब क्या होता है, यू मतलब क्या होता है? प्रो मतलब जो पुराना था, यू मतलब जो नया है। बात समझिएगा, प्रो मतलब जो पुराना है। तो प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक डीएनए में अंतर। अब एक एक नंबर का तो एक एक नंबर के अनुसार लिखेंगे ना। प्रोकैरियोटिक डीएनए में एकल सूत्र के रूप में होता है। प्रोकैरियोटिक डीएनए में जो डीएनए होता है वो कैसा होता है? एकल सूत्र के रूप में होता है। और वहीं पे जो डीएनए होता है वो हिस्टोन प्रोटीन रहित होता है, यानी कि उसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाए जाते। रहित मतलब उसमें नहीं है, ठीक है ना। अगला है यूकैरियोटिक डीएनए। तो डीएनए पूर्ण विकसित एवं दोहरे सूत्र के रूप में होता है। इसमें पूर्ण विकसित होगा और दोहरे सूत्र में होगा, इसमें एकल सूत्र में होता है। डीएनए हिस्टोन प्रोटीन से जुड़ी होती है और इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता। बस। अगला करेगा यहाँ पे क्या? लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न, बहुत चौचक वाला लघु उत्तरीय प्रश्न। ये भी आपका कितना है? कितना है? 2-2 नंबर वाला। रेड डाटा बुक पर टिप्पणी करिए। रेड डाटा बुक क्या होता है? आईयूसीएन द्वारा जारी पुस्तक जिसमें संकटग्रस्त जातियों, विलुप्त जातियों, दुर्लभ जातियों आदि की सूची जारी की जाती है, उसे रेड डाटा बुक कहते हैं। रेड मतलब खतरा, रेड मतलब खतरा, डाटा मतलब किसी चीज को इकट्ठा करना, हाँ, संग्रहित करना। बुक मतलब किताब, यानी कि ऐसी एक ऐसी किताब जिसमें खतरे वाले जो जीव हैं उनके चीजों के बारे में लिखना रेड डाटा बुक कहलाता है। जैसे मान लीजिए अगर बाघ, आज के दिन में आप बाघ देखते हैं? नहीं देखेंगे। क्यों? क्यों बाघ नहीं देखेंगे? क्योंकि भैया वो विलुप्त हो रहे हैं। तो जब ऐसे जानवर जो विलुप्त होने के कगार में हैं या दुर्लभ है, बहुत ही कम दिखते हैं, ठीक है ना। पहले एक चिड़िया होती थी जो देखेंगे, एक पेड़ होता था लंबे लंबे, उसमें घोंसला बनाते थे, लंबे लंबे घोंसला बढ़िया एकदम। आज वो चीज नहीं दिखती। वही सब है। अगला है मलेरिया रोग कैसे फैलता है, इसके रोकथाम के उपाय लिखिए। तो मलेरिया रोग संक्रमित मादा एनोफिलिस मच्छर के काटने से फैलता है। इसके रोकथाम के उपाय क्या क्या है? पहला है घरों में डीडीटी या फ्लिट छिड़क कर या नैप्था गंधक से मच्छरों को नष्ट कर देना चाहिए। अगला, आवासीय क्षेत्रों और उसके आसपास में पानी को जमा नहीं होना देना चाहिए। अगला है पेय पदार्थ तथा डबल रोटी बनाने में सूक्ष्मजीव किस प्रकार हमारी मदद करते हैं। तो पेय पदार्थ बनाने में कार्बोहाइड्रेट्स का ईस्ट द्वारा किण्वन करके एथिल एल्कोहल बनता है और सैकरोमाइसीज की विभिन्न प्रजातियां बियर तथा वाइन पेय पदार्थ बनाने में सहायता करती हैं।
अब डबल रोटी उद्योग में डबल रोटी क्या है गुरुदेव? भैया आप लोग नहीं खाए टोसोस हैं? बहुत खाए हैं करेजा, बस वही है। तो डबल रोटी क्या भैया करेजा? तो डबल रोटी बनाने के लिए गूथे हुए आटे प्रयुक्त होते हैं, इसमें ईस्ट डालते हैं। जब यह शोषण करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, जो गूथे हुए आटे को संरद्र बनाती है, जिससे डबल रोटी बनती है। डबल रोटी बनाने के लिए मुख्यतः सैक्रोमाइसीज सोरेबेसी का उपयोग किया जाता है। मतलब जो आटा होता है उसको हम लोग मतलब मिक्स करेंगे, मिक्स करने के बाद उसमें हम ईस्ट को डाल देते हैं। अब वो सड़ेगा एक दिन, सड़ने के बाद वो क्या होता है फूल कर मोटा हो जाता है, उसी को सेक सेक कर बना देते हैं ब्रेड। ठीक है ना? सेकाई जानते क्या होता है? अरे गुरुदेव सेकाई नहीं यार, हीट गर्म करना यार, मतलब यार गांव से हो कि मतलब वही बेइज्जती करवा रहे। पुनर्योगज डीएनए की क्या उपयोगिता है सर? पहला है वातावरणीय असंतुलन जैसे ठंडा सूखा ताप मिट्टी में लवण की अधिकता के प्रति अनुकूलता प्रदर्शित करने वाले पौधे का निर्माण करना। दूसरा, खाद्य पदार्थों के पोषक स्तन वृद्धि जैसे गोल्डन राइस का विकास, जिसमें विटामिन ए की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। अगला क्या कार्य होता है? अगला कार्य होता है मृदा उर्वरता को क्षीणकर्ण होने से बचाने में, पौधे द्वारा खनिज उपयोग क्षमता वृद्धि में, पीड़कनाशी प्रतिरोधी फसलों का विकास करने में। अगला यहाँ पे अंगा वाला प्रश्न है, क्या है यहाँ पे देखना। बीटी कपास पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी। बीटी कपास होता क्या है? अच्छा बीटी क्या है पहले ये बताइए आप लोग। तो बीटी एक जीव विष का नाम है। जैसे मान लीजिए आपने लगाया टमाटर मार्केट से लाके, टमाटर का पेड़ लगा दिए। अब आप सोच रहे हैं सर ये जो टमाटर है ना, इसमें इतनी वृद्धि हो ही नहीं रही है। आपने एक गए खेत से बीटी विष पकड़ लाए और उस टमाटर में इंजेक्शन द्वारा लगा दिए पौधे में, और देखना वो टमाटर भैया 4 दिन में ही आपको फल देना शुरू कर दिया। वही क्या है? बीटी कपास। तो बीटी टमाटर, बीटी कपास, बीटी राइस बहुत सारे होते हैं। तो बीटी कपास, तो बीटी एक प्रकार का जीविस होता है जिसे बैसिलस थूरियनजेंसिस बोला जाता है, ये पूरा नाम है। बीटी जीवाणु के जीन को क्लोनीकृत करके इसी के पौधे में स्थानांतरित कर दिया जाता है, जिससे पौधे में पीड़कों के प्रति प्रतिरोधकता क्षमता उत्पन्न हो जाती है। मतलब कि जिसमें भी हम लोग बैसिलस थूरियनजेंसिस को लगा देंगे इंजेक्शन करके, वो पौधा कभी खराब नहीं होगा। अगला है यहाँ पे चौथा। चौथा का क्या है? एक आवृतबीजी पौधे का प्रारूपिक बीजांड की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। बहुत प्यारा प्रश्न। चलिए, बीजांड बीजांडसन पर एक वृंत तंतु द्वारा जुड़े रहते हैं। यानी जो बीजांड होते हैं ये बीजांडसन पर बीजांडसन पर एक तंतु के द्वारा जुड़े रहते हैं। इस तंतु को बीजांड वृंत कहा जाता है। बीजांड का वृंत से जुड़े वाले स्थान को हाइलम कहते हैं और बीजांड के आधार को निभाग कहा जाता है। यहाँ से अध्यावरण निकलते हैं और बीजांड का मृदुतक कोशिकाओं से बना होता है। पुष्पी पादपों में लाएंगे खोल लेंगे उसमें मिल जाएगा ये टॉपिक। बीजांडसन अध्यावरण आवरण द्वारा घिरा रहता है, जिसे बीजांड द्वार कहा जाता है। इसी द्वारा इसके द्वारा ही पराग नलिका बीजांड में क्या करता है सर? प्रवेश करता है। यहाँ पे देखो करेजा, यहाँ पे ये चित्र हो जाएगा। ये क्या होता है? आपका हाइलम होता है। ये क्या होता है? फनिकल होता है। ये क्या है? आपका बीजांड द्वार है। ये क्या है? आपका बीजांड सिरा है। ये क्या है? बाह्य आवरण, ये अंतः आवरण, ये बीजांड का है। और ये क्या होता है? भ्रूणकोश होता है। नीचे क्या होता है? निभागी सिरा होता है। दैट्स ऑल। अगला यहाँ पे है प्रश्न, पक्षियों तथा मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण समझाइए। पक्षियों तथा मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण किस प्रकार से होता है, ये यहाँ पे समझाना है। चलिए, पक्षियों में लिंग निर्धारण, तो पक्षियों तथा कुछ मछलियों में मादा विषम युग्मजी, यानी कि जो मादा होता है क्या होती हैं? विषम युग्मजी। विषम युग्मजी मतलब डब्लू और जेड, तथा नर समयुग्मजी। नर क्या है करेजा? समयुग्मजी बोले तो जेड जेड। नर क्या है? समयुग्मजी बोले तो जेड जेड गुणसूत्र वाले होते हैं। पक्षियों में लिंग निर्धारण की यह विधि एक्स वाई निर्धारण समान ही होती है। एक्स वाई निर्धारण मतलब जो नर और मादा में होती है। एक्स वाई नर और मादा में तो होती है ना, उसके समान होता है। मादा में 2 प्रकार के अंडाणु बनते हैं और एवं संतान का निर्धारण मादा के अंडाणु पर आधारित होता है। चलिए, अब यहाँ पे देखना, मादा में एक्स जेड है, नर में जेड जेड। अब जब डब्लू ये जेड से मिलेगा तो डब्लू जेड बनाएगा कि नहीं? जब ये डब्लू ये जेड से बनेगा तो डब्लू जेड बनाएगा। जब ये जेड इस जेड से मिलेगा तो जेड जेड। जब ये जेड इस जेड से बनेगा तो जेड जेड।
जहां पर डब्ल्यू डब्ल्यू है वो क्या रहेगी, मादा पक्षी रहेगी या मादा मछली रहेगी। मछली और पक्षी दोनों में यही गुणसूत्र पाया जाता है, डब्ल्यू जेड। नर रहेगा तो क्या रहेगा, डब्ल्यू डब्ल्यू जेड जेड रहेगा, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं करना, ठीक है ना। इसको आप नोटेट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नहीं तो मैं इसका पीडीएफ टेलीग्राम पर भेज दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया है, जाके ज्वाइन हो जाइए। अगला है मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण। तो मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण मधु ड्रोन द्वारा प्राप्त क्रोमोसोम की समुच्चय संख्या पर आधारित होता है। रानी मधुमक्खी का निर्माण शुक्राणु एवं अंडाणु के निषेचन के फलस्वरूप होता है और नर मधु यानी नर ड्रोन का निर्माण अनिषेचित अंडों से होता है। मादा द्विगुणित होती है जिसमें गुणसूत्र की संख्या 32 होती है, एवं नर अगुणित होते हैं जिसमें गुणसूत्र की संख्या 16 होती है। इस प्रकार लिंग का निर्धारण इस प्रणाली के अगुणित द्विगुणित निर्माण प्रक्रिया पर आधारित है। देखिए कुल मिला के ये समझ के चलिए कि एक यहाँ पे मादा ड्रोन मतलब मादा मधुमक्खी, एक क्या है, नर मधुमक्खी। बात समझिएगा करिएगा, जो मादा मधुमक्खी है इसमें बोल रहा है 32 गुणसूत्र, कितने गुणसूत्र, 32, और इसमें 16 गुणसूत्र। अब इसमें अगुणित विभाजन होगा, अगुणित मतलब कि 16 है तो 16 में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। लेकिन इसमें द्विगुणित होगा क्योंकि 32 है ना, 16 दूना 32, 16 16 में टूटेगा। अब ये 16 इससे जुड़ के क्या बना लेगा, मादा करेजा, क्योंकि 16 दूना 32, 32 किसमें, मादा में। अब ये जो 16 बना ये क्या बन जाएगा, फिर नर एक तैयार हो जाएगा। अब समझ में आया क्या, आ जाएगा समझ में यार, बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं। अगला यहाँ पे देखना क्या है, अगला यहाँ पे है प्रोटीन संश्लेषण में आरएनए का क्या योगदान है, यानी जो प्रोटीन संश्लेषण होता है इसमें आरएनए का क्या योगदान है। अच्छा आरएनए होता क्या है, जरा आप लोग ये बता दीजिए कि आरएनए किससे कहते हैं। तो आरएनए का मतलब होता है डीएनए का क्या होता है, डी ऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, और आरएनए का होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए का पूरा नाम क्या होता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। क्या होता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो आरएनए यानी राइबोन्यूक्लिक एसिड कोशिकीय जीवों में अनुवांशिक नहीं होता, यह अनुवांशिक सूचना के वाहक का कार्य करता है। यह प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है, अर्थात आरएनए सामान्यतः अनुवांशिक नॉन जेनेटिक होता है। पादप विषाणु तथा कुछ प्राणी विषाणुओं का आरएनए अनुवांशिक भी होता है, यानी कि यह सभी में प्रोटीन का कार्य करता है, लेकिन कुछ पादप और कुछ जीवा विषाणुओं में यह अनुवांशिक का काम करता है। अनुवांशिक मतलब नॉन जेनेटिक आरएनए के कार्य के आधार पर यह 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, राइबोसोम स्थानांतरण आरएनए, हाँ एक और होता है यार उसमें लिखा नहीं है, देख लेना, इसको थोड़ा लिख लेना। अगला है मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो ये चित्र आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्क्रीनशॉट कर ले लीजिए कि कैसे मलेरिया ये फैलता है, ठीक है ना। तो इसको आप लोग कर लेना। अगला यहाँ पे पांचवा, पांचवा देखिए क्या है यहाँ पे, पांचवा क जैव उर्वरक क्या है, कृषि में इसका क्या योगदान है। दो दो नंबर वाले हैं, तीन तीन नंबर वाले। तो जैव उर्वरक क्या होता है, ये 3 नंबर वाले हैं, ध्यान देना, लिख दे रहे हैं, 3 अंकों वाले प्रश्न है। जैविक अवशेषों को सूक्ष्म जीव द्वारा खाद में परिवर्तित कर दिया जाता है, जिसमें पौधों के लिए पोषक तत्व तथा ह्यूमस होते हैं, जो मिट्टी की उर्वरक शक्ति को बढ़ाते हैं। जैव उर्वरक कहलाते, क्या कहलाते हैं, जैव उर्वरक कहलाते हैं। कृषि के क्षेत्र में जैव उर्वरक का उपयोग, तो विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव जैसे उर्वरक के निर्माण में बहुत उपयोगी होते हैं। जैविक अवशेषों से जैविक खाद के निर्माण में इनका बहुत उपयोग है। जैविक अवशेषों से जैविक खाद के निर्माण में इनका बहुत योगदान है। ये पोषक पदार्थों की मात्रा में वृद्धि करके पदार्थों की वृद्धि एवं मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए क्या होते हैं, उत्तरदायी होती है। अगला है प्लाज्मिड वेक्टर पर टिप्पणी लिखिए, प्लाज्मिड वेक्टर पर टिप्पणी लिखिए। तो प्लाज्मिक वेक्टर क्या होता है, प्लाज्मिक जीवाणु कोशिका में प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला दोहरे स्टैंड वाला डीएनए अणु है, जो केंद्रकाभ के गुणसूत्री डीएनए से बाहर स्थित होता है। इसमें एक द्विगुण प्राणवत्सल होता है और इसका विभाजन कोशिका विभाजन से अलग स्वतंत्र रूप से होता है। प्लाज्मिड जीवाणु कोशिका में 1 से लेकर सैकड़ों तक हो सकते हैं। डीएनए अणु जिसमें किसी पोषक कोशिका में गुणन करने की क्षमता होती है तथा जिसमें क्लोन किए जाने वाले विजातीय डीएनए खंड को जोड़ा जा सकता है, वाहक कहलाते हैं। एक अच्छे वाहक में प्रकृतिकरण की उत्पत्ति उत्पत्ति स्थल
एंटीबायोटिक प्रतिरोधी जीन तथा क्लोनिंग स्थल उपस्थित होती है। अगला है यहाँ पे जीन थेरेपी। जीन थेरेपी तथा एंजाइम थेरेपी को उदाहरण से समझाइए। तो जीन थेरेपी क्या होता है? जीन की क्रियाशीलता को जीन क्रियाशीलता के अध्ययन के बाद अनुवांशिक दोष वाली कोशिकाओं के उपचार के लिए गलत अथवा निष्क्रिय जीन की सामान्य जीन से प्रति स्थापित कर दिया जाता है। इस तकनीक को जीन चिकित्सा कहा जाता है। सामान्यतः जीन को व्यक्ति में या भ्रूण में स्थानांतरित किया जाता है। अगला है यहाँ पे एंजाइम थेरेपी। ये एंजाइम थेरेपी क्या होता है? यह प्रतिरक्षा तंत्र में संलग्न एंजाइम की त्रुटि को ठीक करने के लिए उपयोगी है। इसमें रोगी से अस्थिमज्ज को शल्य चिकित्सा द्वारा विकास कर आनुवंशिक अभियांत्रिक एडीए युक्त विषाणु से संक्रमित करके रूपांतरित कोशिकाओं में पुनः रोगी में स्थापित कर दिया जाता है। और एंजाइम थेरेपी का उपयोग डिलीवरी तंत्र के रूप में नहीं किया जा सकता, और इसका उदाहरण एससीआईडी है, जिसमें एडीए एंजाइम की क्या होती है? कमी होती है। अगला यहाँ पे किन्हीं दो कीट भक्षी पौधे के नाम लिखिए। भैया कीट भक्षी ऐसे पौधे होते हैं जो कीटों को पकड़कर और खा जाते हैं, और उनके अंदर जो नाइट्रोजन की कमी होती है उस आवश्यकता को पूरी करते हैं। मतलब कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनको नाइट्रोजन चाहिए, तो नाइट्रोजन प्राप्त करने के लिए वो क्या करते हैं पता है? वो नाइट्रोजन प्राप्त करने के लिए वो कीटों को पकड़कर खा जाते हैं। चलिए, कीट भक्षी पौधे क्या होते हैं? कीट भक्षी पौधे कीटों को पकड़कर अपनी नाइट्रोजन की आवश्यकता को पूरी करते हैं, और ये पौधे दलहनी भूमि में उगते हैं, सॉरी दलदली भूमि में उगते हैं, और इस प्रकार की भूमि में नाइट्रोजन यौगिक का अभाव होता है, मतलब कमी होता है। जैसे ब्लैडरवर्ट और घटपाणी, ये दोनों दलदली भूमि में उगते हैं और नाइट्रोजन नहीं पाते, इसलिए कीटों को पकड़कर खाकर अपनी नाइट्रोजन की कमी को पूरा करते हैं। क्लियर है? चलिए सर आगे देखते हैं। यहाँ पे छठा कक छठा कक क्या कह रहा है यहाँ पे? जैव विविधता की परिभाषा लिखिए और इसके संरक्षण की दो विधियों का उल्लेख कीजिए। मतलब जैव विविधता है क्या? जैव का मतलब होता है जीव, विविधता मतलब विभिन्न रूपों में पाए जाने वाला, यानी कि जो जीव होते हैं वो विभिन्न प्रकार के रूपों में पाए जाते हैं। जैसे हम मनुष्य हैं, अब मनुष्य में नर और मादा दोनों आते हैं। यह आप देखेंगे तो हर एक मनुष्य एक दूसरे से अलग अलग दिखाई देता है। बस, तो जैव विविधता जिसको बायोडायवर्सिटी कहते हैं, होता क्या है? विभिन्न प्रकार के जीवों की उपस्थिति में जो संरचना, आकृति, आकार, स्वभाव, कायिकी आदि में भिन्न होते हैं, सम्मिलित रूप से एक स्वस्थ पर्यावरण के ये मुख्य योगदान देते हैं। जैव विविधता कहलाते, क्या कहलाते करेजा? जैव विविधता कहलाते हैं, है नहीं? जैव विविधता की संरक्षण की विधियां, जैव विविधता संरक्षण की विधियां क्या होता है? एक स्वस्थानीय संरक्षण होता है, एक उत्स्थानीय संरक्षण होता है। स्वस्थानीय संरक्षण क्या होता है? इस विधि में संकटग्रस्त जातियों को प्राकृतिक परिस्थितियों में ही रखा जाता है, और ऐसे क्षेत्र को सुरक्षित क्षेत्र 550 घोषित किया गया है, और इस कारण ही राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य एवं वन्य जंतु विहार बनाए गए हैं। और भारत में 100 से अधिक राष्ट्रीय उद्यान तथा 550 अभ्यारण्य वन्य जंतु विहार हैं। अगला है उत्स्थानीय संरक्षण। उत्स्थानीय संरक्षण क्या होता है? इस विधि में संकटग्रस्त जातियों को उनके प्राकृतिक आवासों से हटाकर प्राणी उद्यानों, सफारी पार्कों, फील्ड बैंक, वनस्पति उद्यान एवं क्रायो प्रिजर्वेशन द्वारा रखा जाता है। अगला यहाँ पे है डीएनए फिंगरप्रिंट का वर्णन कीजिए। अब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होता क्या है? कोई मर्डर कर दिया, कोई चोरी कर लिया, तो क्या होता है? उनका जो फिंगरप्रिंट होता है उसी से पकड़ा जाता है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में सबसे पहले 1984 में एलेक्स जेफरी ने बताया था। इस तकनीकी को डीएनए टाइपिंग भी कहा जाता है। डीएनए का लगभग 99% भाग सभी जीवों में समान होता है, लगभग 1% भाग क्या होता है? भिन्न होता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए क्या करते हैं? रुधिर, लार, बार, रेजर, दंत ब्रश, त्वचा, हड्डी, शुक्राणु आदि से डीएनए प्राप्त करते हैं, और इन सब की सहायता से दो व्यक्तियों के डीएनए की तुलना की जाती है, और डीएनए के न्यूक्लियोटाइड अणुओं के क्रम की समानता के आधार पर दो व्यक्तियों के डीएनए की समानता देखते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के उपयोग क्या हैं? तो इसके विभिन्न प्रकार के उपयोग है, जैसे कि यह न्यायालयी पहचान जैसे हत्या, बलात्कार एवं अन्य अपराधों के निर्धारण में
और पैतृक परीक्षण में करते हैं। पैतृक मतलब मान लीजिए कोई गया है कहीं पे और वो खो गया, खो जाने के बाद वो मर गया। अब कोई परिवार बोला कि हमारे घर का व्यक्ति था, तो कैसे पहचानेंगे? उनका डीएनए निकालेंगे, उनका डीएनए, दोनों का सैंपल मिलान करेंगे, पता कर लेंगे। ठीक है ना? अगला है यहाँ पे विलुप्त होने वाले जंतुओं को संरक्षित करने में सहायक होता है। अगला यहाँ पे मानव स्वास्थ्य तथा रोग पर टिप्पणी लिखिए। मानव स्वास्थ्य तथा रोग होता क्या है? चलिए, सबसे पहले मानव स्वास्थ्य तथा रोग होता क्या है? जब मानव शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक रूप से स्वस्थ होता है तो इसे स्वास्थ्य के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। परंतु जब शरीर में किसी तरह की सामाजिक, मानसिक एवं शारीरिक विकार या पीड़ा उत्पन्न हो जाती है, तो इस रोग के रूप में परिभाषित करते हैं। अर्थात जब शरीर के सामान्य प्रकारकों में गतिरोध उत्पन्न होता है, तो इस स्थिति को डिसीज यानी कि रोग कहते हैं और रोगों के कारण को रोग कारक या रोगजनक या रोगाणु कहते हैं। रोग निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, जैसे कौन-कौन से होते हैं? जन्मजात या वंशागत रोग। जो पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत होते हैं, उसे जैसे हीमोफीलिया, वरांधता और दांत कोशिका, रक्त अल्पता, तो ये सब वंशागत रोग है। और उपार्जित रोग क्या होता है? यह रोग जन्म के बाद विभिन्न कारणों से उत्पन्न होते हैं, जैसे कुपोषण संबंधित, भैया खा नहीं पा रहे, कुपोषण हो गया। हाँ, क्वाशीरोकोर, हाँ, मेरेक्समस, रतौंधी, स्कर्वी, कैंसर, व्यसन, हाँ, अर्थराइटिस, एलर्जी आदि उपार्जित रोगों में आते हैं। और ये 2 प्रकार के होते हैं उपार्जित रोग, संक्रामक, गैर संक्रामक। संक्रामक मतलब जो छूने से फैलता है, गैर संक्रामक मतलब कुत्ता दौड़ा के काट लिया। अगला यहाँ पे घ वाला कि सूक्ष्म जीवों के औषधि उपयोग का वर्णन कीजिए। मतलब सूक्ष्म जीवों से औषधि कैसे प्राप्त करते हैं? चलिए देख लेते हैं भैया। यहाँ पे है विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवों का उपयोग औषधि के रूप में किया जाता है। हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के रोगजनक कई रोगों का कारण बनते हैं और यही सूक्ष्म जीव रोग निवारक का भी कार्य करते हैं। जैसे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया पर कार्य करते हुए पेनिसिलिनियम नोटेटम नामक मोल्ड से प्रतिजैविक यानी कि एंटीबायोटिक पेनिसिलिन बनाया। और पेनिसिलिन सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकने में क्या होता है? सक्षम होता है। कहते हैं ना, जब चोट लग जाती कहते हैं पेनिसिलिन लगा लो। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे टेटामाइसिन यानी कि स्ट्रेप्टोकोकस रोमाइसिस, टेट्रासाइक्लिन, स्टेप्टो, हाँ, आर्कियोफेरिसप्स। और उसके बाद यहाँ पे है स्ट्रेप्टोमाइसिन से हम लोग कौन सा बनाते हैं? स्ट्रेप्टोमाइसिस क्लिकस। और नियोमाइसिन से स्टेफ्रेडी और पेनिसिलिन से पेनिसिलिनियम नोटेटम आदि जो है। अगला यहाँ पे आपका है, ये लघु उत्तरी नहीं है, बल्कि ये क्या है आपका? विस्तृत उत्तरी है। यहाँ आप लिख लेंगे क्या है यहाँ पे? दीर्घ उत्तरी या विस्तृत उत्तरी प्रश्न। अब विस्तृत उत्तरी प्रश्न में एक प्रश्न आया है, डीएनए की संरचना के वाटसन एवं क्रिक मॉडल को उपयुक्त चित्र बनाकर समझाइए। तो ये रहा भैया डीएनए का वाटसन एवं क्रिक मॉडल। ठीक है ना? ये आप छाप लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए आप सभी को। समझ आ रहा ना? ये है उसका। और यहाँ पे इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं वो है। चलिए, पहला, डी कुंडलिनी डीएनए संरचना में वाटसन तथा क्रिक ने क्या क्या विशेषताएं दी थी? पहला, डीएनए 2 पॉली, क्या लिखेंगे? डीएनए 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइडों से निर्मित होता है, जिसके आधार पर शर्करा एवं फास्फोड मूलक जुड़े होते हैं। नाइट्रोजनी क्षार पार्श्व भाग में स्थित होता है। अगला, इस दोनों श्रृंखलाएं दक्षिणावर्ती कुंडलित एवं एक दूसरे से समांतर होती हैं और एक श्रृंखला 5-3 है तो दूसरी श्रृंखला 3-5 होगी, या 3-5 स्टैंडर्ड, इसको स्टैंडर्ड बोलते हैं। 5 स्टैंडर्ड टू 3 स्टैंडर्ड एंड दूसरी श्रृंखला 3 स्टैंडर्ड टू 5 स्टैंडर्ड होगी। अगला यहाँ पे पॉइंट में लिखेंगे, दोनों रज्जुकों के क्षार हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े होते हैं और एक प्यूरिन क्षारक एडेनिन तथा एक पिरिमिडिन क्षार थायमिन से द्विक हाइड्रोजन बंध द्वारा। इस तरह प्यूरिन क्षार ग्वानिन और पिरिमिडिन क्षार साइटोसिन से त्रिक हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े रहते हैं। डीएनए में नाइट्रोजनी क्षार यूरेसिल का अभाव होता है और यह आरएनए श्रृंखला में एडेनिन से हाइड्रोजन बंध द्वारा क्या होता है? जुड़ा रहता है। एडेनिन डबल वन थायमिन, ग्वासिन डबल वन क्या है? साइटोसिन। क्षार युग्म डीएनए की श्रृंखला में शर्करा एवं फास्फेट मूलक के साथ जुड़े होते हैं। अगला पॉइंट में लिखेंगे यहाँ पे, एक कुंडलनीकार रचना का पूर्ण खंड 34 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर होता है तथा एक बेस पेयर क्षार युग्म का दूसरे बेस पेयर से
3.4 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर होता है। एक पूर्ण चक्र में 10 क्षारयुग्म स्थित होते हैं और डीएनए का व्यास 20 एंगस्ट्रॉम का होता है। ये रहा आपका बायोलॉजी का 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए पूरे पेपर का सॉल्यूशन। मैं आपसे प्रॉमिस किया हूं कि दिसंबर तक हम आपको कम से कम 4 के 12 सेट तो प्रोवाइड कर दे। बड़ी मेहनत लगती है, एक महीने में 3 ही सेट दे पाएंगे, ज्यादा नहीं दे पाएंगे। आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा दे पाएंगे, तो नहीं दे पाएंगे भाई। 3 सेट ही बहुत तगड़ा है, क्योंकि सॉल्व करने में बहुत टाइम लगता है और इसी प्रकार आपके 5 विषयों के देने रहेंगे। तो दिन मेहनत हो रही है भैया, चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे साथ जुड़ जाइए पढ़ने के लिए। क्वेश्चन बैंक हो तो ले लीजिए और पेपर तैयार कर लो, बस दैट्स ऑल, काम खत्म। अच्छा नंबर स्कोर होगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, आप लोग यार टेलीग्राम से नहीं जुड़ रहे हैं, जुड़ जाइए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहाँ पे पेपर पीडीएफ मिल जाएंगे सारी चीज। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय एंड लव यू ऑल स्टूडेंट।